नमस्कार। डीटीएच के स्वयं प्रभा चैनल पर इग्नू आरसी लखनऊ के द्वारा संचालित बीपीएसी 131 इंट्रोडक्शन टू द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले अध्यायों में अध्येताओं हम लोगों ने डिस्कस किया था लोक प्रशासन के क्षेत्र और लोक प्रशासन के अंतर्गत आने वाली विषय वस्तुओं को किस दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए और उन दृष्टिकोणों में कई विभिन्न दृष्टिकोण जो प्रचलित रहे उस पर अपने विचार मेरे द्वारा दिए गए। अध्येताओं, अभी पूर्व के 2 कार्यक्रमों में आपने ये बड़ी भली बात जान लिया होगा कि लोक प्रशासन के विषय वस्तु और उसके क्षेत्र, उनसे संबंधित प्रक्रियाओं को समझने के लिए कई दृष्टिकोण प्रचलित रहे। इन दृष्टिकोणों में आपने संस्थागत दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नौकरशाही दृष्टिकोण आदि का भी अध्ययन किया। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोक नीति दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे, यानी कि पिछले की 2 यूनिट्स, उन यूनिट्स में भी दृष्टिकोण पर ही अध्ययन किया गया है और यह तीसरी यूनिट है जिसमें भी दृष्टिकोण से संबंधित अध्याय दिए गए। तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इन दृष्टिकोणों को इग्नू के पाठ्यक्रम में यूनिट वाइज विभाजित क्यों किया गया है। अगर हम गंभीरता से और सूक्ष्मता से ध्यान दें तो पहले की जो 2 यूनिट्स हैं उन यूनिट्स में दिए गए दृष्टिकोण अपने अपने विषय वस्तुओं के आधार पर एक कॉमन धरातल पर एक कॉमन सोच के तहत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जिस आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया। यह दृष्टिकोण लोकनीति दृष्टिकोण है। लोकनीति दृष्टिकोण लोक यानी कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी मेकिंग की बात करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस दृष्टिकोण के समर्थक लोक प्रशासन के अध्ययन की विषय वस्तु के संबंध में किसी भी अध्ययन को लोक नीति से प्रभावित मानते हैं या यह कहते हैं कि वह नीतियां जो लोक के कल्याण से संबंधित हो, ऐसी नीतियां और उन नीतियों का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन की विषय वस्तु हो सकती है। अध्येताओं, लोक नीति एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और लोक नीति के लिए लोक प्रशासन को और
अब लोक प्रशासन का मीन्स का मतलब एक स्थायी और अस्थायी प्रशासन, यानी स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, इन दोनों कार्यपालिकाओं को, जिन्हें हम सरकार कह सकते हैं, के द्वारा भविष्य की नीति और उन नीतियों का सिलेक्शन, यह दोनों यदि लोग पब्लिक वेलफेयर से संबंधित है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधा साधा कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोक नीति है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह भविष्य के लिए नीति बनाती है और उन कई नीतियों में से सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव भी किया जा सकता है। भविष्य से संबंधित यह है कि जरूरी नहीं है या आवश्यक नहीं है कि जो नीतियां आज बन गई हैं वह नीतियां आज से कुछ वर्ष पश्चात प्रासंगिक हों। अतः नीतियों को भी समयानुसार लोगों के हित के अनुसार परिवर्तित या परिमार्जित होना चाहिए, जिसके लिए भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करना या उन नीति प्रणालियों को समझना बड़ा आवश्यक होता है। प्रश्न उठता है कि लोकनीति क्या है या लोकनीति से संबंधित क्षेत्र क्या है। अर्थात लोक प्रशासन के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, वह किन क्षेत्रों में जब नीतियों का निर्माण करें कि वह लोक से यानी पब्लिक से संबंधित हो जाए। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनका सीधा संबंध पब्लिक के वेलफेयर से है। ऐसे संबंधों को या ऐसे क्षेत्रों को हम देखते हैं तो यह क्षेत्र है स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, पर्यावरण, गृह निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, विधि, शहरी योजना। आपने अभी सार्वजनिक शौचालय शब्द भी सुना। अब वर्तमान समय को यदि आप देखें गंभीरता से तो आप पाएंगे कि सार्वजनिक शौचालय या शौचालय क्रांति के रूप में किस प्रकार एक पब्लिक पॉलिसी का क्रांतिकारी, परिवर्तनकारी, महत्व का विषय बनकर उभरा और जिसने सरकार के नीतियों को इतना प्रसिद्ध कर दिया कि वर्तमान सरकार को पुनः सत्ता प्राप्त होने में वह एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में सिद्ध हुआ। इसके पहले शायद ही कभी किसी ने यह ध्यान दिया होगा कि शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकता की चीज लोक नीति का एक महत्वपूर्ण और इतना विस्तार से कोई एक कारक सिद्ध हो सकती है या आवश्यकता के रूप में सिद्ध हो सकती है। कहने का अभिप्राय यह है अध्येताओं
कि लोक प्रशासन में लोक नीति निर्माण या लोक नीति दृष्टिकोण के लाभ से आप भली भांति परिचित हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण का महत्व कम से कम लोक प्रशासन में एक प्रेफरेंशियल या एक सबसे आगे की या सबसे प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में स्वमेव सिद्ध है। राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन अब लोक नीति के तत्व और उसके विश्लेषण, विशेषताओं और व्याख्याओं पर भली भांति केंद्रित हो चुका है। एक प्रसिद्ध विद्वान थॉमस डाई के शब्दों में लोक नीति समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर उन नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण है। अर्थात किस कोई पब्लिक पॉलिसी यदि फ्रेम होती है तो वह क्या इम्पैक्ट डालती है, इसका अध्ययन लोक नीति के दृष्टिकोण के अधीन करना ही लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक नीति दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण केंद्रित विषय है। तो अध्येताओं, आप यहाँ पर लोक नीति की एक प्रस्तावना के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में एक इंट्रो प्राप्त किया है। अब हम इसमें और गहनता से विचार करते हुए इसके स्वरूप पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हम सर्वप्रथम लोक नीति और दृष्टिकोण शब्द, इनका अर्थ जानेंगे। देखिए, सामान्यतः जो क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में कहे जाते हैं, यानी पब्लिक, वह क्षेत्र लोक नीति में आते हैं। अर्थात लोक नीति शब्द सुनते ही आपके मन में यह ख्याल आता है कि यह कोई ऐसी विषय है या ऐसा विषय है या ऐसा क्षेत्र है जो सार्वजनिक है, यानी सभी व्यक्तियों से संबंधित है। यह निजी नहीं है। अर्थात वह क्षेत्र जो सार्वजनिक है तथा सार्वजनिक लाभ के लिए है, वह लोक नीति के अंतर्गत आती है। दृष्टिकोण के बारे में पहले भी चर्चा की गई है। यह एक नजरिया है, एक किसी भी घटनाओं को, किसी भी प्रक्रियाओं को जानने और समझने का एक तरीका है। यह एक सोच है, उस विचार से, जिस विचार से देखा जाए। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि लोक नीति सार्वजनिक विषयों से संबंधित है और सार्वजनिक विषयों में राज्य का हस्तक्षेप अवश्य होना चाहिए और होता है। राज्य की भूमिका लोक नीति के संदर्भ में यह है कि राज्य एक ऐसे वातावरण की सुरक्षा या निर्माण करने वाला संगठन है
और जो सतत रूप से उपस्थित है, चला रहा है। इनकी विशेषताओं में थॉमस वर्कलैंड ने निम्न चीजें बताई। पहला तो नीति किसी समस्या को सुलझाने के लिए बनाई जाती है और यह आम जनता के पक्ष में बनाई जाती है। अर्थात इसका जो मोटिव है, उद्देश्य है, वह है कि कैसे हम इन जनरल जो पब्लिक है, मास पब्लिक है, उसके इंटरेस्ट के लिए काम करें। अच्छा, नीति निर्माण एक फ्यूचरिस्टिक यानी भविष्य की रूपरेखा खींचती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि नीति निर्माण किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित। जाहिर सी बात है कि इसमें यह भी है कि यह किसी समस्या के समाधान से भी संबंधित होगी। अर्थात नीति निर्माण किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है जो साधारणतया किसी समस्या के समाधान से संबंधित होती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है केवल कि यह किसी समस्या के समाधान के लिए ही लोक नीति का निर्माण होगा या नीतियों का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि कभी कभी आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी नीति निर्माण, कभी कभी क्या लोक नीति निर्माण तो उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही बनाई जाएगी, किंतु जब कोई नई योजना है तो उसकी समस्याएं बाद में आएंगी। इसलिए वहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि लोक नीति किसी समस्या के समाधान के लिए। साथ ही साथ नीति का जो निर्माण है यह सर्वथा सरकार करती। सर्वथा सरकार करती मतलब अगर लोक नीति से, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड मैटर है तो चूंकि राज्य जो बॉडी है वह लोक नीतियों से संबंधित एक क्षेत्र उपलब्ध कराती है या व्यवस्था उपलब्ध कराती है, तो जो पब्लिक से रिलेटेड मैटर, जहां सार्वजनिकता का प्रसंग हो या सार्वजनिकता से संबंधित विषय वस्तु हो, ऐसे कार्य राज्य के द्वारा होंगे और यह कार्य राज्य के एजेंट सरकार के द्वारा ही किए जाएंगे। हाँ, यह हो सकता है कि राज्य या सरकारें अपनी नीतियों के निर्माण में स्वयं के अनुभव को साथ ही साथ प्राइवेट संस्थानों के अनुभव को स्वीकार कर सकती है। सार्वजनिक तथा निजी एजेंसी के नीति संबंधित समझ और व्याख्या उसके लागू होने को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ नीति वह है जो सरकार करना चाहती है। ये जो विशेषता है यह सरकार के एकांतिक अधिकार के बारे में चर्चा कर रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि थॉमस वर्कलैंड ने लोक नीति की यह प्रमुख विशेषताएं बताई। इन्हीं के साथ साथ अन्य विद्वानों ने भी लोक नीति से संबंधित अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें कोचरन और मिलोन
जिन्होंने कहा कि लोक नीति का अर्थ है सरकारी निर्णय और क्रियाओं का अध्ययन जिनका संबंध आम जनमानस से। गाय पीटर्स कहते हैं कि लोक नीति सभी सरकारी क्रियाओं का लेखा जोखा है। यह क्रिया वह स्वयं करे अथवा अपने किसी अंग से करवाए, क्योंकि इसका प्रभाव जनता के जीवन पर होता है। अर्थात लोक नीति वह सभी क्रिया है जो सरकार करना अथवा ना करना चाहती है। इन सभी परिभाषाओं को यदि आप गहनता से समझें तो जो इसका मूल तत्व है वह यह है कि नीति एक ऐसा कार्य है जो सत्ताधारियों द्वारा यानी सरकार द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति को करने के लिए किया जाता, और यह सरकारी संगठनों साथ ही साथ गैर सरकारी संगठनों की सहायता से भी हो सकता है। लोक नीति के बेहतर व्याख्या को लोक प्रशासन के एक विद्वान वाइट्रॉप ने भी बताया है, और उन्होंने इसके लिए 9 तत्वों की या 9 तत्व बताए। उन 9 तत्वों में मूल्य, उद्देश्य तथा मानदंड को लेकर स्पष्टीकरण होना चाहिए। जिस विधि का उपयोग किया जा रहा है उसके तहत विकल्प को भी ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात विकल्प का चयन साहित्य का अध्ययन, अनुभव और उपलब्ध सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। विधि में प्रारंभिक अनुमान होना चाहिए। विभिन्न विकल्पों के अपेक्षित अदायगी के साथ न्यूनतम जोखिम तथा नवाचार के चयन का निर्णय होना चाहिए। ऐसे ही आगे श्रीमान ड्रोर अन्य तत्वों का उल्लेख करते हैं, और उन्होंने यह कहा कि यदि कोई नीति में के द्वारा बने हुए कार्य में वृद्धि हो रही है तो ऐसे समय यदि हम वैकल्पिक नीति का निर्माण करते हैं तो उसका भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं यदि हम वैकल्पिक नीति को लागू करें तो वह पहले की नीति के अपेक्षा कम लाभकारी हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह जो विकल्प हैं इनका विश्लेषण आर्थिक और राजनैतिक तत्वों के अनुसार होना चाहिए और वर्तमान प्रणाली की सीमाओं को दूर कर नीति विश्लेषण करना चाहिए। साथ ही साथ यह अवश्य देखना चाहिए कि नीति निर्माण में जो हमने जिस विधि का चयन किया है
वह महत्वपूर्ण है या नहीं। इस प्रकार आगे के तत्वों का विश्लेषण करते हुए श्रीमान ब्रॉर कहते हैं कि किसी भी नीति निर्माण में स्पष्ट तकनीक जैसे सिमुलेशन, डेल्फी, इन विधियों का उपयोग उचित स्थान पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार ड्रोन के द्वारा परिभाषित किए गए या दिए गए तत्व नीति निर्माण में एक आवश्यक रूप से कुछ तत्वों का वर्णन करते हैं। अब हम अध्येताओं लोक नीति दृष्टिकोण के उद्गम तथा विकास की ओर बढ़ते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह जो लोक नीति दृष्टिकोण है इसका डेवलपमेंट कहां से हुआ। देखिए, लोक नीति के दृष्टिकोण के उद्गम या सृजन के बारे में यदि ध्यान दें तो इसका जो आधार है वह इसी बात से प्रारंभ होता है कि यह लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मानवीय ज्ञान के प्रयोग से संबंधित है या मानवीय ज्ञान के प्रयोग किए जाने से ही इसका प्रारंभ हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे ही कोई सरकारी संस्थान या सरकार किन्हीं भी सार्वजनिक रूप से जुड़ी हुई मानवीय समस्याओं के समाधान का अध्ययन कर उसका निवारण करना चाहती है, उसी जगह से लोक नीति दृष्टिकोण स्वयं उत्पन्न हो जाती है। फिर भी यह एक सामान्य सी कही गई बात है। मानवीय सभ्यता के विकास में जनता का शासन यानी कि जनहितकारी शासन जो लोक प्रशासन का अभिन्न अंग या लोक प्रशासन जिसके एक तत्व के रूप में है, जिसे आप पढ़ रहे हैं, यह तभी पढ़ रहे हैं जब लोकतंत्र है। तो ये लोकतंत्र भी एक राजनीतिक विकास की प्रक्रिया के रूप में, एक विकास की गति के रूप में एक नया शासन का तरीका है जो अब लगभग विश्व के तमाम देशों में, अधिकांश देशों में स्वीकार है। तो ऐसे समय में यह जो लोक नीति दृष्टिकोण है यह भी तभी उत्पन्न हुआ जब लोकतंत्र उत्पन्न हुआ और उसके बाद लोकतंत्र में प्रशासन करने का उद्देश्य लोकनीति से संबंधित हुआ और तब जाकर यह लोकनीति दृष्टिकोण का आधार तैयार हुआ। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के अनुसार उद्योगों के विकास के कारण संगठन के तर्कसंगत रूपों का, यानी जिसे उन्होंने नौकरशाही
का विकास हुआ है। यानी इस बात को अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पर मैक्स वेबर कहते हैं कि लोकतंत्र हुआ आया, किंतु लोकतंत्र के बाद भी जो सरकार का नजरिया था शुरुआती व उदारवादी दृष्टिकोण का था, तो पब्लिक वेलफेयर से संबंधित नहीं रहा। अर्थात सरकारें, चुनी हुई सरकारें, उनका उद्देश्य कोई पब्लिक वेलफेयर से संबंधित नीतियों का निर्माण करना या ऐसी व्यवस्थाओं को बनाना या उनका प्रारंभिक कार्य नहीं रहा। यह एक विकास का मामला था। जब उदारवाद के फलस्वरूप तमाम उद्योगों के विकास होने लगे, ऐसे में उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, संगठित करने के लिए जो एक प्रशासनिक ढांचा था, उस प्रशासनिक ढांचे को एक संगठनात्मक रूप दिया गया और उसमें पेशेवर लोगों को नियुक्ति देकर नौकरशाही जैसी प्रथा का उपयोग या प्रयोग बृहद पैमाने पर किया गया। नौकरशाही का विकास हुआ। नौकरशाही के विकास होने के बाद सरकार का दृष्टिकोण लोकनीति से संबंधित हुआ और इस प्रकार लोकनीति के दृष्टिकोण को एक ऊर्जा प्राप्त हुई। अर्थात कहने का तात्पर्य यह भी है कि नीति निर्माण एक राजनैतिक कार्य है, साथ ही साथ यह एक प्रशासनिक कार्य भी है। राजनैतिक कार्य के रूप में लोकनीति संबंधित है आपके द्वारा चुने हुए राजनीतिक नेताओं से, और प्रशासन में यह संबंधित है नौकरशाहों से। अब होता क्या है कि कभी कभी राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक नेतृत्व, इन दोनों में विभेद उत्पन्न होता है और इसी लंबे खींचतान में लोकनीति दृष्टिकोण अपना महत्व, यह का महत्व होता है कि इस दृष्टिकोण के समर्थक सदैव यह कहते हैं कि जो भी पॉलिसी बने वह उसका जो दृष्टिकोण है वह पब्लिक वेलफेयर से। इसी बात को कहते हुए एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स महोदय का कहना था कि यदि सरकार समस्याओं को सुलझाना चाहती है तो उसे प्रशासन में नीति निर्माण के दृष्टिकोण को अपनाना होगा। शैक्षणिक स्तर पर लोकनीति एक विषय के रूप में करीब 1960 के दशक में प्रचलित हुआ और 1972 में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम पॉलिसी स्टडीज रहा है का गठन किया गया। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक में नीति विश्लेषण एक अवधारणा के रूप में उभरी जिसने समाज विज्ञान के विभिन्न आयामों को जोड़ा और जिसमें विभिन्न अकादमिक विषयों के बीच के अंतर को पाठ दिया गया, यानी अंतर विषयिक अध्ययन। नीति विश्लेषण को विषयों के बीच अंतर के रूप में
उभरता देख अमेरिकन अकादमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेज ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया। अभी अभी हमने कहा कि 1970 से यह डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो 70 से 80 के दशक में यह लोक नीति दृष्टिकोण लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में आना शुरू हुआ। इससे संबंधित बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, बहुत सी संगोष्ठियां हुई, शोध संस्थाएं स्थापित हुई और बहुत से प्रबुद्ध मंडलों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत लोक नीति दृष्टिकोण के अध्ययन से संबंधित नीतियों को बनाने के लिए संगोष्ठियां की गई और जिसके नेतृत्वकर्ता के रूप में हैरोल्ड लैसवेल का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। अस्सी और 90 के दशक में यह लोक नीति दृष्टिकोण अमेरिका से बाहर, यानी कि अब इसका विस्तार हो चुका है और इसके समर्थक विद्वान मात्र अमेरिका से संबंधित नहीं रह गए और इनसे संबंधित कार्य अमेरिका से बाहर के देशों में भी प्रारंभ हुए। फिर भी सामान्यतः यदि हम देखते हैं तो लोक नीति दृष्टिकोण में 4 शिक्षाविदों के नाम प्रमुख हैं, जिनमें हैरोल्ड लैसवेल, हर्बर्ट साइमन, चार्ल्स लिंडब्लो और डेविड ईस्टन। अध्येताओं, यह आप बहुत ही महत्व के बिंदुओं के रूप में इन्हें आप अवश्य कंठस्थ कर लें, क्योंकि यह अमूमन वैकल्पिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए जो अध्येता लोक प्रशासन को अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में एक विषय के रूप में, विकल्प के रूप में चयनित करते हैं, उन्हें इसे एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में अपने पाठ सामग्री में स्थान देना चाहिए, बल्कि उसे कंठस्थ कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं अध्येताओं कि लोक नीति दृष्टिकोण पर लॉसवेल के विचार क्या है, क्योंकि अभी अभी आपने लॉसवेल, साइमन, ईस्टन के नामों को सुना। देखिए, लोक नीति दृष्टिकोण पर हैरोल्ड लॉसवेल एक महत्वपूर्ण नाम है, जिनका एक प्रमुख लेख 1980 के दशक में छपा और यह शिकागो स्कूल से, यानी शिकागो स्कूल ऑफ अमेरिका से बहुत प्रभावित रहे और शिकागो स्कूल से प्रभावित होकर इन्होंने अंतर्वैषयिक विषयों पर लिखना प्रारंभ किया था। अतः जो लॉसवेल का वर्क है वह केवल और केवल एक विषय के विषय वस्तु से संबंधित नहीं रहा। इन्होंने कहा कि
हम नीति विज्ञान को शिक्षा की वह शाखा मान सकते हैं जो नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझाए। यानी यह विज्ञान उन आंकड़ों को एकत्रित करता है जो नीति संबंधित समस्याओं को सुलझा सके। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा उनकी व्याख्या निष्पक्ष रूप से लोक नीति में ना होती। नीति बनाते समय जरूरी है कि समस्या को सही रूप से चयनित किया जाए। यदि आप निष्पक्ष भाव से समस्या को चयनित नहीं करते हैं तो आप सही पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, लोक नीति सही रूप से नहीं स्थापित हो पाएगी। अतः यदि आपको किसी समस्या का चयन करना है तो निष्पक्ष रूप से करना है और उसका निवारण भी तभी निष्पक्ष रूप से हो सकता है। अतः पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर सरल तकनीक का प्रयोग कर आप अपने लक्ष्य को परिलक्षित कर सकते हैं। कार्य के क्रियान्वयन में नीति की प्रक्रिया का ज्ञान लॉसवेल द्वारा दिया गया है। अर्थात कि यदि आप किसी कार्य का क्रियान्वयन करना चाहते हैं तो उसके को पूर्ण करने वाली नीति पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। साथ ही साथ उस नीति के निर्माण की प्रक्रिया पर भी। यदि नीति का निर्माण सही प्रक्रिया द्वारा हुआ है तब आप उस अपने कार्य को सही तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि लॉसवेल द्वारा यह कहा गया कि नीति विज्ञान की विशेषता है और नीति समस्या प्रधान है। अर्थात कहने का तात्पर्य जब समस्या को प्रधान महत्व दिया जाएगा तब आपकी नीति समस्या के निष्पक्ष समाधान से संबंधित होगी और तब आपके कार्य का क्रियान्वयन भी सही तरीके से होगा। अच्छा, लॉसवेल यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कोई भी जो समस्या है उसका केवल एक ही आयाम नहीं है, अर्थात समस्याएं बहुआयामी है। तो जब बहुआयामी है तो बहुआयामी विचार करना होगा, बहुआयामी तकनीक का प्रयोग करना होगा और इसी आधार पर वह नीति निर्माण के बहुआयामी महत्व पर के तत्व पर अपना महत्व केंद्रित करते हैं। अगर हम लॉसवेल के कहे गए बातों को बहुत संक्षेप में जानना चाहें तो यह कहा जा सकता है कि लॉसवेल का जो नीति निर्माण संबंधी विश्लेषण है उसमें उन्होंने ये कहा कि नीति निर्माण नीति प्रक्रिया से संबंधित है, यानी नीति निर्माण के लिए नीति प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ नीति की प्रक्रिया का विश्लेषण
लोक नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन इनका भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थात नीति प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए, लोक नीति निर्माण का ज्ञान होना चाहिए, उसके क्रियान्वयन का भी ज्ञान होना चाहिए। तो यह लोक नीति दृष्टिकोण पर लासवैल के विचार है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लोक नीति दृष्टिकोण पर हर्बर्ट साइमन के विचारों का अवलोकन करते हैं। देखिए, लोक नीति दृष्टिकोण में हर्बर्ट साइमन के विचार भी अतुलनीय हैं और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अध्येताओं, आप इस बात को या मान लें, समझ लें या स्वीकार कर लें कि यह इतना महत्वपूर्ण कार्य है हर्बर्ट साइमन के द्वारा किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, कि कोई प्रतियोगी परीक्षा लोक प्रशासन से संबंधित वह बिना इस प्रश्न को किए पूरी नहीं होती है। अतः हर्बर्ट साइमन के एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी प्रमुखता से पूछा जाता है। अपने पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में हर्बर्ट साइमन ने कहा कि निर्णयन की प्रक्रिया में तार्किकता के विश्लेषण में अहम भूमिका निभाता है। यह तर्क संगतता के स्तर, बुद्धिमत्ता, रचना और विकल्प को बताता है। कहने का मतलब है कि नीति निर्माण और नीति निर्माण के निर्णय को लेने में जो तर्क है, तर्क का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और यह तर्क जो होता है, यह नीति निर्माण नियंताओं के बुद्धिमत्ता को, उनके रचना को और उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्पों को बताता है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय विश्लेषण के दो कार्य बताए हैं। सैद्धांतिक स्तर पर विश्लेषण के अंतर्गत संगठन में मानवीय तर्क संगतता का अध्ययन करना, प्रायोगिक स्तर पर ऐसे संगठन का वातावरण तैयार करना जो व्यक्ति अपने निर्णय में यथासंभव करता होगा। आगे हम लोक नीति दृष्टिकोण पर लिंडब्लोम के विचार का अध्ययन करते हैं। लिंडब्लोम लोक नीति अवधारणा में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन्होंने साइमन के तर्क संगतता दृष्टिकोण का विकल्प दिया और जिसे वृद्धिशीलता यानी इंक्रीमेंटल अप्रोच का, इनकी प्रसिद्ध लेख द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू एक निर्णय प्रक्रिया के सिद्धांत के विकास की महत्वपूर्ण कार्य है। लिंडब्लोम ने कहा, निर्णय एक जटिल परस्पर क्रिया है। यह धीरे धीरे विकसित होती है और पूर्व की क्रियाओं में परिवर्तन भी लाती है। अर्थात नीति निर्माता एक ऐसा व्यक्ति है
जिसके पास बहुत अधिक समय, पैसा या बुद्धि है कि वह बिल्कुल नई नीति बनाए। अब हम लोक नीति के दृष्टिकोण पर ईस्टर्न के विचार की चर्चा करते हैं। ईस्टर्न ने कहा है कि निर्णय प्रक्रिया को आदानों के आधार पर देखना चाहिए। वातावरण से इसका प्रवाह होता है, जिसकी मध्यस्थता आदानों। अब आदान कौन है? आदान मतलब जो दें, आदान आकर दान कर। अब आकर दान मतलब कि निर्णय निर्माण में दान देने वाले कौन है? निर्णय निर्माण करने के लिए आपको चाहिए क्या? सुझाव, परामर्श, तथ्य का एकत्रीकरण, तथ्य, विकल्प। यह कौन देगा? सरकार है। सरकार को यह विकल्प या यह चीजें कौन उपलब्ध कराएगा? तो सरकार के नेताओं का एक जनमानस से जुड़ा हुआ उनका कार्य। किंतु यह एक संगठित रूप नहीं होता है, बहुत ज्यादा व्याख्यित नहीं होता है, बहुत ज्यादा तथ्यों पर आधारित नहीं होता है, बहुत ज्यादा व्याख्यित नहीं होता है, बहुत ज्यादा तर्कों के आधार पर विश्लेषित नहीं होता है। इसलिए ऐसे आदान करने वाले वह संगठन कौन होंगे जिनको इनमें प्रविधियों का उपयोग करते हुए विशेषज्ञता हासिल हो? ऐसे संगठनों में राजनीतिक दल, वह तो एक तरीके से हो ही गए, दबाव समूह, और सबसे बड़ा जो योगदान है वो मीडिया का है। साथ ही कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, इनका भी है। एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है। समय समय पर सरकारों द्वारा विषय विशेषज्ञों, बड़े बड़े अध्येताओं, रिसर्चरों से लिए गए अपने उनके सुझाव हैं। ये वातावरण में एक सुझाव या विचार घूम रहे हैं। जो इनपुट देते हैं प्रशासनिक संरचना में, एक बड़ी सी मशीन है प्रशासनिक संरचना, वहां पर इनपुट जा रहा है, यानी डाटा जा रहे हैं, कलेक्टिव डाटा जा रहे हैं, इंफॉर्मेटिव डाटा जा रहे हैं, एक्युमुलेटिव डाटा जा रहे हैं, एनालिटिकल डाटा जा रहे हैं, और फिर उन डाटाओं का और एनालिसिस किया जाता है। समस्या को का चयन किया जाता है। समस्या के समाधान के लिए इन डाटाओं का उपयोग किया जाता है। वैकल्पिक समस्या समाधान प्रणाली तैयार की जाती है, और यह सब एक सिस्टम के तहत होता है। अर्थात ये एक बड़ा सिस्टमेटिक वर्क है, एक प्रणालीगत वर्क है, जिसे ईस्टर्न ने विकसित किया था अपने प्रणाली यानी सिस्टम एनालिसिस में, प्रणाली दृष्टिकोण में। उसके बाद जब ये इनपुट मिल जाता है, इनपुट के बाद जब प्रोसेसिंग हो जाती है, तो प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट मिलता है। यानी आउटपुट क्या है? आउटपुट है नीति, पॉलिसी। तो यह पॉलिसीज हैं जो आउटपुट के रूप में। ईस्टर्न के अलावा ऑलमंड ने भी इस प्रणाली को विकसित किया है, और इन्होंने कहा है कि आदान में रुझान और अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार प्रक्रिया में रुचि समूहीकरण, नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, न्यायिक निर्णय आदि होते हैं। और जो नीतिगत कार्य है वह प्रदान के रूप में, यानी आउटपुट से। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर लोक नीति के दृष्टिकोण से संबंधित लिंडब्लेक, ईस्टर्न, साइमन
और लॉसवेल के महत्वपूर्ण विचार हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यह जो राजनैतिक लोकनीति दृष्टिकोण है और इन दृष्टिकोणों की सीमाएं क्या हैं। देखिए, इस अध्याय में आपने लोकनीति दृष्टिकोण का जो अध्ययन किया तो उनका यह कहना था कि भाई लोकनीति पब्लिक वेलफेयर से संबंधित हो, इसका विषय क्षेत्र पब्लिक वेलफेयर से संबंधित हो, इसका उद्देश्य पब्लिक वेलफेयर से संबंधित समस्याओं का निदान हो और एक ऐसा बेहतर माहौल हो जहां सार्वजनिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से अच्छा माहौल प्राप्त हो सके और जिसके लिए सरकारें अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से एक अच्छी नीति निर्मित करें और उसका क्रियान्वयन करें। पर प्रश्न यह आता है कि क्या ऐसा संभव हो पाता है, क्या यह पूरी तरीके से संभव है? क्योंकि यदि ऐसा होता है तो समस्याएं क्यों है? इस पर चर्चा करते हुए यह कहा जाता है कि यह आवश्यक रूप से लोकनीति निर्माण की भी कुछ सीमाएं हैं और इस दृष्टिकोण की जो सीमाएं हैं उसमें सामाजिक समस्याएं जो लगातार बनी हुई है वह उनकी सीमा रेखा को प्रतिबिंबित करती है। जैसे गरीबी रेखा, सरकार के द्वारा गरीबी रेखा को परिभाषित कर दिया जाता है। परिभाषित करने के बाद भी उनका क्रियान्वयन, उनको सुविधाएं देने का या उन्हें कुछ प्रोत्साहित करने का के लिए कार्य किए जाते हैं। यह कार्य अनवरत होता है, फिर भी करीब 1/3 लोग या उससे अधिक लोग हमेशा गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। सोचे तो यही वह सीमा है जो लोक निर्णय निर्माण या उनके क्रियान्वयन से संबंधित है और इसमें जो लोकनीति दृष्टिकोण की सीमाएं हैं वह इसके सैद्धांतिक पक्ष की सीमाएं नहीं है, बल्कि इन लोकनीति निर्णय के क्रियान्वयन की सीमाएं हैं। क्रियान्वयन का पूर्ण रूप से हो न पाना ही इनकी सीमा या मर्यादा हो जाती है और क्रियान्वयन का क्या पूर्ण हो सकता है, इस पर चर्चा करते हुए कहा जा सकता है कि भाई लोकनीति निर्माण के क्रियान्वयन को हम पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी भी कोई सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। तो अध्येताओं, हम लोगों ने बीपीएससी 131 के अंतर्गत इन 3 यूनिट्स का अध्ययन किया और इन तीनों यूनिट में हम लोगों ने लोक प्रशासन के अध्ययन, उनकी विषय वस्तु, उनके उद्देश्य से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन किया। अर्थात यह बता रही है कि किस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोण लोक प्रशासन के विषय वस्तु को समझने के लिए एक मार्ग उपलब्ध करा। अब आगे के अध्याय आगे के 2 कक्षाओं में होंगी, 2 लेक्चर्स में होंगी।
आज के लिए यहाँ पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।